चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अब तक की कमला हैरिस की परफॉर्मेंस और जो बाइडेन की रुखसती क्या डेमोक्रेट्स के लिए नेक शगुन करार दी जा सकती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और आपने इब्तदाइया में जो बातें की हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हाल में डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अगर जो बाइडेन रहेंगे तो उसकी जीत यकीनी है, और उस वक्त सारी दुनिया भी हैरान थी, खुसूसन जो उनकी डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप की और जो बाइडेन की। उसके बाद तो यही लग रहा था कि अब डेमोक्रेट्स के पास कोई चॉइस नहीं रही। लेकिन एकदम से उन्होंने जो अपनी विड्रॉ किया है अपने आप को, और कमाला हैरिस को आगे दिया है, और फिर उसको जो नॉमिनेशंस मिली हैं सदर क्लिंटन से, सदर ओबामा से, तो ऐसा लग रहा है कि शायद डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जो होने वाली है इस महीने, तीसरे चौथे हफ्ते तय है कि ये बन जाएंगी मुतफिका कैंडिडेट डेमोक्रेट्स की। और अभी तक की भी जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उससे भी ये लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को काफी सख्त मुकाबला देंगी। अब ऐसे में जो नजर आ रहा है वो ये है कि कमाला हैरिस की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से प्रेसिडेंशियल डिबेट हो जाए, क्योंकि डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यानी एक किस्म का स्ट्रीट स्मार्ट कमेंट्स तो जरूर देते हैं, लेकिन कोई इतनी को विजनरी बातें नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल में कमाला हैरिस उनको शायद अगर डिबेट हो जाती है तो उसमें उनके काफी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अपने मेरा ख्याल अक्सर डोनाल्ड एजाज ट्रंप चौधरी साहब, जो उनकी तकारीर है उसमें कमला हैरिस ये कहती रही हैं कि मैं एक प्रोसिक्यूटर रही हूँ, मुझे पता है मैंने अगले को कैसे प्रोसिक्यूट करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है इसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब वो जो एक मुबाहिसा होने वाला था एबीसी न्यूज़ के ऊपर, उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल यही कह रहा था मैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं उसको, तो उनको अंदाजा है, मेरा ख्याल रिपब्लिकन को भी अंदाजा है कि कमाला हैरिस जो हैं इनमें कहीं ज्यादा तवनाई है जो बाइडेन के बनस्बत। जो बाइडेन भी अपनी जवानी में बड़े तगड़े थे, इतने साल सेनेटर रहे, 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे, लेकिन एक वक्त आता है इंसान के ऊपर, मेरे ख्याल में उन पे वो वक्त आ गया था। तो कमाला हैरिस के पास वो एडवांटेज है जो मेरा ख्याल है उनको मदद दे रहा है। अब असल में बात यह है कि हमें तो ये देखना है कि दुनिया के लिए किसकी प्रेसिडेंसी क्या असर डालेगी। पाकिस्तान में बैठ के तो आप यही देखेंगे, और दूसरी बात हमें देखेंगे कि पाकिस्तान पे क्या असर होगा इस इलेक्शन के नतीजे में। अदरवाइज तो ये डिबेट जो है हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। लेकिन जो दुनिया के लिए दो जंगें इस वक्त अमेरिका को उलझा रही हैं, एक तो यूक्रेन की जंग है और दूसरी गाजा की जंग है, और तीसरा चीन के साथ उनका बढ़ता हुआ जो कंपटीशन है, बल्कि मैं कहूंगा राइवल। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका को इस वक्त उलझा रखा है। अब ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो यूक्रेन की जंग में उस तरीके से शरीक नहीं होना चाहते हैं जिस तरीके से डेमोक्रेट्स रहे, और गाजा में अलबत्ता वो इसराइल की मुकम्मल तौर पर हमायत करते नजर आते हैं, इससे भी ज्यादा। और जबकि चाइना के साथ जो कंपटीशन है उसमें भी वो एक बाई पार्टीजन कंसेंसस है, दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन चीन के साथ कंपटीशन में यकसा नजर आते हैं। और यहीं से फिर हम पाकिस्तान के लिए भी निकाल सकते हैं कि अगर ये कंपटीशन चाइना के कंपटीशन को बाई पार्टीजन कंसेंसस के साथ आगे लेकर चलते हैं, तो चाहे कमाला हैरिस सदर बने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किलात जरूर होंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान को अमरीकी चीन के कैंप में समझते हैं। हम लोग तो किसी कैंप में नहीं, हम नहीं समझते हम किसी कैंप में, लेकिन अच्छा। अमेरिका में ये तासुर आम है कि पाकिस्तान शायद चीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तान को मुश्किलात पैदा करता है, जबकि हम हिंदुस्तान को, यानी अमेरिका हिंदुस्तान को एक काउंटर वेट बनाना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा सियासी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो है वो तरतीब पा रहा है। जहां तक गाजा में जंग का ताल्लुक है, वो बदकिस्मती से इसराइल के साथ भी बाई पार्टीजन कंसेंसस उसके साथ सपोर्ट है। और जो गाजा में इस वक्त जुल्म हो रहा है, आपने देख लिया है कि अमेरिका आज भी उसके साथ है। अब जरा जो इस वक्त ईरान के साथ तनाव आया है, तो आपने देखा है कि अमेरिका की तमाम जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं, डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब हरकत में आ गई हैं कि अगर ईरान ने कुछ किया तो हम उसको
अटैक करें। बिल्कुल। तो लेकिन एक एजाज बड़ी सईद ही साहब, आपने कहा खतरनाक कि तौर पे पहुंची है डोनाल्ड दुनिया। ट्रंप आए या फिर कमला हैरिस आए, जो उनकी बाज़ मामलात पर जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो या, हैं वो तो जंग मुखालिफ हमेशा से रहे हैं, कहते भी रहे हैं, और उन्होंने ये भी दावा किया था या, कि जी अगर मैं होता तो मैं ये कभी भी यूक्रेन की जंग ना होने देता। तो आपको क्या या, लगता है यही वजह है कि नेतन्याहू ने मौका गनीमत जाना कि भाई यही मौका है, इसी वक्त हम इस्माइल हानिया को जो है वो निशाना बनाए, ताकि जो कुछ करना है वो ट्रंप के मुमकिन तौर पर अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं उससे पहले पहले कर लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्ट आमतौर पर जो देखी जाती है वो हमेशा अमेरिका की ही होती है इसराइल के लिए। देखिए अमेरिका में ये तासुर था, खसूसन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, कि ये जो गाजा की जंग है ये नहीं होनी चाहिए, इससे यूक्रेन से तवज्जो हट रही है। लेकिन नेतन्याहू का ये ख्याल था कि मेरे पर अब इतना दबाव बढ़ गया है कि 40,000 लोग मार दिए हैं, मुझे इसको एक्सपैंड करना है इस थिएटर को, ताकि तवज्जो, अब देखें ना तवज्जो हट गई। अब हर दिन आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ईरान क्या करेगा, क्या ईरान अटैक करेगा डायरेक्टली इसराइल में, क्या ईरान इधर करेगा, और आपने वो जो तवज्जो हटाना चाहता था वो उसमें। अब मसला सिर्फ ये है अमेरिका को कि क्या ये जंग फैल जाए। अगर ये खुदा ना खास्ता जंग फैलती है तो फिर मैं नहीं समझता कि अमेरिका उसके हक में होगा। अमेरिका इस तरह की जंगें नहीं फैलाना चाहता, वो यूक्रेन का ही मसला नहीं हल कर पा रहा। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो उनके आने से पहले पहले, आपने सही कहा कि उनके आने से पहले पहले शायद नेतन्याहू ये करना चाहे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो शायद नेतन्याहू को और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो अच्छा। यूक्रेन की जंग खत्म करके पूरी तरह तवज्जो देगा इनके ऊपर और इनको पूरी तरह इमदाद करेगा, तो मुश्किलात एक्चुअली बढ़ जाएंगी मिडल ईस्ट के लिए। तो एक बड़ी ही खिचड़ी सी पक रही है, जो मैं समझता हूँ कि एक एक पूरी दुनिया के लिए, यानी वो कहते हैं कि एक तकसीम तो है ही दुनिया में, एक द वर्ल्ड इज ऑन द एज, अंग्रेजी में कहते हैं कि बिल्कुल इसमें खतरनाक किस्म का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन गाजा में तो दोनों फ्रीक, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों इसराइल के साथ बिल्कुल जमकर खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। तो ठीक इसलिए है। फलस्तीनियों के लिए और ईरानियों के लिए जरा मुश्किल वक्त है, लेकिन ईरान को इतना हल्का ना समझें। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 2.5 गुना उसका ज्यादा एरिया है, उसके अंदर बड़े वसाइल हैं, बड़ी डेप्थ है उसके अंदर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसराइल की बड़ी हमाकत होगी कि ऑल आउट वॉर में उसको एंगेज करे। ऑल आउट वॉर में वो नहीं जीत सकता, यस उसके पास टेक्नोलॉजी है, यस उसके पास अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन ऑल आउट वॉर में इसराइल को बहुत नुकसान होगा। जी ठीक है। एजाज सईद साहब, आपको क्या लगता है कि जो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप माजी में भी ये दावा जैसे मैंने बताया किया, और वो हमेशा ये कहते रहे हैं, उन्होंने ईरान के हवाले से भी कहा था कि अगर जिस तरह से उन्होंने मिसाल देते हुए कहा था कि मैंने ईरान को लगाम डाली हुई थी, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उनके दौर में ईरान जो है वहाँ पर वो अपने ही मामलात में इतना उलझा हुआ था कि वो इसराइल की तरफ या फिर ये कि अमेरिका की तरफ उस तरह से तनकीद नहीं कर पा रहा था, या फिर जो उसकी जो कह लें कि क़यादत थी वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो इस तरह से तनकीद कर सके? यस एंड नो। देखिए, इस हद तक तो डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं कि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड और इस तरह के प्रोसेस शुरू किए कि तमाम अरबों को उन्होंने इसराइल के साथ जोड़ने की कोशिश की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और आपने देखा कि एक मोमेंटम बन गया था जिसको तोड़ने के लिए हमास ने 7 अक्टूबर का फैसला किया। वरना अरब जो है वो तो नॉर्मलाइज कर चुके थे इसराइल के साथ। अब सिर्फ वाहिद जो चैलेंज रह गया था वो ईरान था। लेकिन एक याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान न्यूक्लियर डील खत्म की, उसके बाद से ईरान को ये मौका मिल गया कि वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो बढ़ाए, और वो इस काबिल हो गया है कि वो उसके करीब है कि वो अपना एटॉमिक वेपन भी बना सकता है, और उसने मिसाइल्स की अपनी बड़ी तरक्की करी। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां अरबों को न्यूट्रलाइज किया था, वहां ईरान को बल्कि मौका दे कि वो और ज्यादा ताकत पकड़े। आज ईरान के पास जो ड्रोन्स की ताकत है, कहते हैं वो राइट ऑफ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो इतनी कामयाब नहीं रही खारजा पॉलिसी मिडल ईस्ट में, सिवाय इसके के। पर लेकिन एक नुकसान भी हो गया। नुकसान ये हो गया कि आज अरब ये सोच रहे हैं कि देखिए हम तो साइड पे बैठे रह गए, अब हमारा तो कोई किरदार ही नहीं रहा, हम तो बिल्कुल इरेलीवेंट होके रह गए। अब मामला सिर्फ ईरान में और इसराइल के अंदर है, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ईरान के अरबों का जो असर नफूज है मशरिक वस्ता में, वो बहुत कम हुआ है, और ईरान का असर नफूज मेरे ख्याल में बढ़ गया है, इराक से, सीरिया से, लेबनान तक, बल्कि इस तरफ
यमन, ईरान की जो प्रॉक्सी वर्स हैं वो प्रॉक्सीज मौजूद हैं। तो ठीक। मेरा ख्याल में ईरान को कम समझना चाहिए। बाज बाज लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। नहीं पता चल रहा है, लेकिन ईरान अभी अपनी पूरी बड़ी ताकत के लिए, बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बड़ी ठीक है। होशमंदी से, बुर्दबारी से और समझ से ये काम कर रहा है। ठीक है। इस वक्त ठीक। बहुत ठीक है, बड़ा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीकी इलेक्शंस पर बात कर रहे थे खास तौर पे इजलास चौधरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें अपना तबसरा तजिया दिया।